वेलकम टू ज्योति शर्मा फिजिक्स। यहाँ पर रटोगे नहीं, समझोगे। हियर वी फील फिजिक्स द सिंपलेस्ट वे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के फाइनल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, फटाफट रिवीजन सीरीज, उसमें आज हम कवर करेंगे चैप्टर ऑसिलेशंस। इससे पहले के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की वीडियोस का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आप ये सारे डेरिवेशंस लिखे हुए देख रहे हैं। इसकी पीडीएफ प्लस चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स विद सॉल्यूशंस, वो सब आपको मिल सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है, जो स्टार्ट होती है जस्ट फ्रॉम ₹29। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर ऑसिलेशन। तो बच्चों, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग कैसे हो रही है। तो हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन। तो कोई मोशन अगर अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है तो उसकी मोशन पीरियोडिक मोशन होती है। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे प्लैनेट्स की मोशन, घड़ी के पेंडुलम की मोशन, ये सब पीरियोडिक मोशन है। फिर है ऑसिलेटरी मोशन। ये है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। कोई मीन पोजीशन के दोनों साइड इस तरीके से मूव कर रहा है तो उसकी मोशन ऑसिलेटरी मोशन होती है। यहाँ जैसे घड़ी का पेंडुलम, तो उसकी मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टू एंड फ्रो मोशन होती है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ माइनस साइन भी आता है जो ये बताता है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप है पीरियोडिक मोशन का ही। सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन होती हैं, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। पार्टिकल ऑसिलेट्स लीनियरली ऑन द ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इन वन डायमेंशन। ऑल्सो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरीली पीरियोडिक मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन जो भी होगी वो पीरियोडिक मोशन होगी ही होगी, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती। जैसे हमने प्लैनेट्स के रिवॉल्यूशन की बात की कि वो पीरियोडिक मोशन है लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इन सभी टाइप की मोशंस को समझने के लिए। तो देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव द पीरियड ऑफ ईच केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 2 पाई अपॉन टी होता है या फिर 2 पाई न्यू। टी यहाँ टाइम पीरियड और न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। एक पार्ट इसमें हमने सी अपने आप ऐड कर लिया है जिससे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्लियर हो जाए। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। तो बच्चों, पीरियोडिक मोशन जो है उनको हम सिंगल साइन और कोसाइन की टर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर फाई है इनिशियल फेज, मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है वो हमें इस फाई से पता चलता है। तो अगर हम इन फंक्शंस को ऐसे सिंगल टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो पीरियोडिक होंगी, अदरवाइज नॉन पीरियोडिक। तो हम फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। इसको सिंगल टर्म बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाहर हमने ये √2 से मल्टीप्लाई कर दी और अंदर दोनों टर्म में डिवाइड कर दिया √2 से। ऐसा करने से क्या हुआ कि 1/√2 को हम लिख सकते हैं cos π/4। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ 1/√2 की जगह हमने cos π/4 लिख दिया। इधर ये साइन ओमेगा टी ऐसे ही आ गया। इसी तरीके से यहाँ हमने लिख दिया साइन π/4 और यहाँ ये cos ओमेगा टी ऐसे ही आ गया। हम ये cos π/4 की जगह sin π/4 भी लिख सकते हैं। मतलब फॉर्मूला बनाना है हमें एक सिंगल टर्म के लिए। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? sin A cos B प्लस cos A sin B। तो इसको हम लिख सकते हैं sin A प्लस B, क्योंकि ये sin A प्लस B का फॉर्मूला बन गया। तो A की जगह क्या है? ओमेगा टी और B क्या है? π/4। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं।
यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम देख सकते हैं कि इसको हमने सिंगल साइन के टर्म में लिख लिया है, मतलब ये जैसे इक्वेशन है इस तरह से लिख लिया है, तो इसलिए ये एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। देयरफॉर इट रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। तो ये तो देख लिया हमने कि ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ इक्वेशन में हम ये देख सकते हैं कि अंडर रूट 2 जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन से, तो अंडर रूट 2 क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ये π/4 ये है फाई, इनिशियल फेज। तो ये हार्मोनिक फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस ये सेटिस्फाई कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को, इसलिए ये SHM में भी है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। तो देखिए ये पीरियोडिक मोशन में है, ये भी पीरियोडिक मोशन में है, ये भी पीरियोडिक मोशन में है। तो सेपरेटली तो ये सब पीरियोडिक मोशन में है, लेकिन इनको हम कंबाइंड फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या ये पीरियोडिक मोशन में है, फिर हम देखेंगे कि क्या ये SHM में भी है। तो पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग तीनों के लिए टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। फॉर साइन ओमेगा टी टाइम पीरियड सपोज हमने T1 लिख लिया, तो T1 इज इक्वल टू, यहाँ T1 की वैल्यू कैसे आएगी, ओमेगा क्या होता है 2π/T, तो T क्या हो गया 2π/ओमेगा, तो T1 इज इक्वल टू आ गया 2π/ओमेगा। फॉर cos 2 ओमेगा टी, T2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा है ना, तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T हुआ, तो इसलिए T क्या आ गया 2π/2 ओमेगा, 2π/2 ओमेगा। इसको हम लिख सकते हैं T1/2, ठीक है, क्योंकि T1 की वैल्यू है 2π/ओमेगा, तो इसको हमने लिख लिया T1/2। अब देखते हैं हम साइन 4 ओमेगा टी के लिए, तो यहाँ पे T3 लिख ले रहे हैं, तो ये क्या आएगा 2π/4 ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 ओमेगा, तो इधर ये 4 नीचे गया, ये यहाँ 4 आ गया, इसको हम T1 की टर्म में लिखें तो क्या लिख लेंगे T1/4। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है, ये हमने लिखा T1, अब T1 की वैल्यू को इससे निकालें तो कितना आएगा T1 इज इक्वल टू 2T2, और इस वाले से T1 को देखें तो क्या आएगा T1 इज इक्वल टू 4T3, ठीक है ना, तो T1 इज इक्वल टू 2T2 इज इक्वल टू 4T3, तो ये T1 T3 का 4 टाइम्स है, T2 का 2 टाइम्स है, इनका एक फंडामेंटल टाइम पीरियड आ गया T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो ये पीरियोडिक मोशन तो प्रूव हो गया, लेकिन ये SHM मोशन नहीं है। एक तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज अलग हैं तीनों टर्म की, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, इसलिए हम इसको एक सिंगल स्टैंडर्ड SHM की इक्वेशन में नहीं लिख सकते हैं, तो ये SHM को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इट इज पीरियोडिक बट नॉट इन SHM, SHM में नहीं है ये, तो पीरियोडिक तो है लेकिन SHM नहीं है। अब देखते हैं थर्ड, तो e की पावर माइनस ओमेगा टी ये टर्म है, अब इस तरह t की हम कोई भी वैल्यू रखें वो कभी रिपीट होगी ही नहीं, है ना, तो जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो कभी रिपीट नहीं होती है। सेम इसी तरह से ये लॉग वाला जो है, इसमें भी हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे t की कभी भी रिपीट नहीं करेगा ये फंक्शन अपने आप को, तो इसलिए ये दोनों ही कैसे हो गए नॉन पीरियोडिक, ये दोनों आ गए नॉन पीरियोडिक, तो SHM तो हो ही नहीं सकता, तो ये पीरियोडिक नहीं है नॉन पीरियोडिक है, इसलिए इनमें SHM भी नहीं होगा। तो इसको हमने लिख दिया कि e पावर माइनस ओमेगा टी लॉग ओमेगा टी ये कभी अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए ये पीरियोडिक नहीं होंगे, और जब ये पीरियोडिक नहीं है तो ये SHM में तो हो ही नहीं सकते हैं। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, SHM में है या नहीं है। तो इनसे मिलते जुलते कुछ और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों की बस ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी डेफिनेशन ये सब हमने पहले डिस्कस कर ही ली। अब है कंडीशन फॉर SHM, तो हमने कंडीशन भी देख ली, तो हम एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो यहां पर बच्चों हम न्यूटन सेकेंड लॉ से स्टार्ट करते हैं।
ये तो पता है कि हम SHM किसके लिए ले रहे हैं कि एक पार्टिकल है वो ऐसे मीन पोजीशन के दोनों साइड मूव कर रहा है, तो इसकी ये जो टू एंड फ्रो मोशन है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से है। अब सेकेंड लॉ से हम यहाँ पर लिखते हैं F इज इक्वल टू ma, और रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू माइनस kx, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। ma इज इक्वल टू माइनस kx। a क्या है, एक्सेलरेशन, a है dv अपॉन dt, और v क्या होता है, dx अपॉन dt, तो d अपॉन dt, और यहाँ पे आ जाता है ये dx अपॉन dt। तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है, तो हमने एक्सेलरेशन की जगह d2x अपॉन dt स्क्वायर लिख लिया, इधर ये माइनस kx है। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k अपॉन mx, m को हम दूसरी साइड ले आए, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन mx इज इक्वल टू 0। पुट k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये k अपॉन m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये कांस्टेंट है ना, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हम रख देते हैं, तो इक्वेशन आ जाती है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यही है SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे बच्चों हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, इससे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m से निकाल लेंगे। ओमेगा की जगह रख देंगे 2 पाई अपॉन t, और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर ये k अपॉन m, t अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट m अपॉन k आ गया, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ये आ गया टाइम पीरियड। आपको इस रिलेशन को देखना है कि ये कैसे आता है, तो डायनामिक्स से देखते हैं हम पहले, फ्रॉम डायनामिक्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स आ गया। काइनामेटिक्स से, फ्रॉम काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स में हम SHM की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें हम A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो अब इन दोनों को ही इक्वल रख दिया, दोनों ही एक्सेलरेशन है, तो जब हम दोनों को इक्वल रखते हैं तो हमें ओमेगा स्क्वायर इक्वल मिल जाता है k अपॉन m के, तो वहां से ये आ जाता है, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमने ये टाइम पीरियड निकाल लिया। तो ये हो गया एक टॉपिक खत्म SHM का। इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।